जी कैफ 5 है आप लोगों का FAR2 का पेपर। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले जो FAR1 पढ़ा था वो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें कंपनी का भी जिक्र आ रहा था, थोड़ा बहुत सोल ट्रेडर का भी था। FAR2 का जो सिलेबस है ये आप लोगों का रिलेटेड टू कंपनीज एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ठीक है, इसमें कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज दोनों की कवरेज की जाती है। जी, अब इसमें हमें बुक्स वगैरह चाहिए होंगी। एक तो खैर क्लास असाइनमेंट में आप लोगों को साथ साथ टॉपिक वाइज देता रहूंगा। इसके अलावा हमें पास्ट पेपर की बुक चाहिए होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें चाहिए होंगी। अभी उसका जब लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा तब आप लोग ले लीजिएगा। अभी अगर कोई यानी दोस्त वगैरह से किसी अवेलेबल हो जाती तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा ओरिजिनल IFRS इनकी साथ हमें जरूरत पड़ा करेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, अब रिपोर्टिंग 1 के अंदर आप लोगों ने चंद एक स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए थे। इसका तकरीबन जितना भी सिलेबस है वो तमाम कोई ना कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी इसके अंदर IAS 10 आ जाएगा, 37 मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। कल आपको मैं इंशाल्लाह इसका लेक्चर प्लान भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने हैं। तो लेक्चर प्लान जो मैं आपको दूंगा हम उसी को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। बाकी जैसे आप लोगों को रिपोर्टिंग 1 में भी आपको बताया गया था कि अगर कभी फर्स्ट कर रिजल्ट की हॉलीडेज आ रही है, मुझे लगता है टॉपिक शुरू किया तो कवर नहीं होगा, तो फिर एक आधा टॉपिक हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, अदरवाइज उसी तरतीब के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो इसके अंदर 4-5 टॉपिक, जैसे उधर आपको याद होगा हमने IAS 40 पढ़ा था, IAS 20 पढ़ा था। ठीक है, 2-2 3-3 दिन के टॉपिक थे। यहाँ पे भी कुछ टॉपिक आपके 3-4 ऐसे ही हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बड़े यानी जल्दी जल्दी आपको कवर हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो काफ़ी टाइम लेंगे, जिनकी डिटेल प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिनका ऑलमोस्ट सर्टन क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जैसे कंसोलिडेशन है। ठीक है, इसका तकरीबन हर अटेम्प्ट में 20 के प्लस माइनस में क्वेश्चन आता है। 20 के प्लस माइनस ना कहें तो 18 का प्लस माइनस कह लें, मतलब 20 नंबर तक के ज़्यादा का बाइक अपने का आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा। तो 18 नंबर 20 नंबर इस तरह की उसकी कवरेज वो करता है। लेकिन कुछ आपके टॉपिक ऐसे हैं जिनको सेक्शन A में कवर करता है 8 से 12 नंबर की रेंज में। तो जैसे टॉपिक शुरू हुआ करेगा फिर मैं आपको बता दिया करूंगा कि इसको वो सेक्शन A में कवर करता है या B में करता है, या उसका लेवल ऑफ टेस्टिंग किस तरह का हुआ करेगा। तो आज हम लोग जो इसको स्टार्ट करेंगे वो भी मैं फर्स्ट टॉपिक है उसका स्टार्ट करने लगा हूं, दैट इज IAS 10। ठीक है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, अब
चूँकि आईटी उसमें FR1 के अंदर आपने वो टर्मिनोलॉजी वगैरह सारी पढ़ ली होती है जो कंपनीज में यूज़ होती है, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। मतलब उधर आप लोगों ने पढ़ा था ना शेयर्स, जिसमें आपने कहा था अपना ऑर्डिनरी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, फिर आपने राइट इशू पढ़ा था, बोनस इशू पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारी टर्म्स तो वैसे ही यूज़ होनी। अब चूंकि हम ऑलरेडी कंपनी का रिपोर्टिंग 1 में पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मैं वो टर्म्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज IAS 10। और IAS 10 का नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कि वो इवेंट्स जो आपके अकर होते हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद। अब मसले ये क्या चीज़ है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट से क्या मतलब था। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, अच्छा जब हम लोग कहते हैं कंपनी ऐसे उसका ईयर एंड था 31 दिसंबर, तो क्या 31 दिसंबर को ही उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और जनरल पब्लिक को इशू हो जाएगी? नहीं, नॉर्मली 31 दिसंबर को आपका कैश काउंट होता है, ठीक है, स्टॉक काउंट होता है, और 31 दिसंबर आपका एंड हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों की एक्रूअल वगैरह की कैलकुलेशन वगैरह चल रही होती हैं, ट्रायल बनाया जाता है 31 दिसंबर को, उसके बाद 1-2 दिन लगा के आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, ठीक है। फिर मीनवाइल ऑडिट वर्क चल भी रहा होता है, और फिर साथ चलते सब्जेक्ट टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माइट भी 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 40 दिन लग जाएं। तो आप लोगों का ऑडिट का जब प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो फिर जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ को वो रिजॉल्व कर देते हैं, कुछ अनरिजॉल्व रह जाती हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट लिखी जाती है। देन डायरेक्टर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल देते हैं, और फिर वो जनरल पब्लिक को प्रिंट करके इशू कर दी जाती हैं। अब ये सारा जो प्रोसेस है, इसके ऊपर सब्जेक्ट टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माइट भी महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए। तो क्या इस दौरान आप अपना बिजनेस बंद रखते हैं? नहीं। अब जब बिजनेस चल रहा होगा तो इवेंट और ट्रांजैक्शन भी हो रहे होंगे। तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट का मतलब कि जो आपकी रिपोर्टिंग डेट थी, जिस दिन के आप फाइनेंशियल बना रहे थे, उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या की जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या होते हैं, कि आपकी जो रिपोर्टिंग डेट होती है, यहां से लेके व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू, ठीक है। इस दौरान कहता है जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि यार 31 दिसंबर 22 ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू हुई है 10 फरवरी 23 को। तो इन दिनों के दौरान जितने भी आपके इवेंट्स हुए होंगे उनको कहा जाता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। तो IAS 10 जो है वो इस चीज के बारे में आपको गाइड करेगा कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्या इनको रिकॉर्ड करना है, डिस्क्लोज करना है कि इग्नोर करना है, उनकी सारी डिस्कशन यहां पे की जाएगी। आपके पेपर में वैसे तो आपने कहा था ओपन बुक पेपर है, 2 दफा आपके पेपर में ना इस तरह का क्वेश्चन आया, जिसमें एक दफा ये आ गया 15 नंबर का क्वेश्चन था, हालांकि पेपर ओपन बुक था। उसने आपको कहा था कि डिफाइन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड गिव देयर एग्जांपल्स। तो अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलें ना, वहां पे उन दोनों की डेफिनेशन भी है और उन दोनों की एग्जाम्पलें भी दी हुई हैं। इसका अगर आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड उस वक्त होते एग्जाम में, आप खोल के वहां से छाप देते, 15 नंबर आपके कंफर्म हो जाते। तो एक आधी दफा इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में आ गया हुआ है। बहरहाल अब ये स्टैंडर्ड जो है ना 10, और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा 37, 1037। पहले ना कभी ये एक ही स्टैंडर्ड होता था, इसका नाम IAS 10 ही था,
यानी नंबर इसका IAS 10 ही था, और 10 और 37 कंबाइन यहां पर थे। फिर उसके बाद IAS 37 अलग कर दिया गया। अब 10 अलग है, 37 अलग है, लेकिन इनके पास पेपर में आज भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, अक्सर कंबाइंड आते हैं। यही वजह है कि IAS 10 करा के मैं फौरन इसका पास पेपर नहीं कराऊंगा, क्योंकि पास पेपर में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इसका 1 या 2 ही होंगे। लेकिन जब इसके बाद हम IAS 37 पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग इसके पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो उस वजह से ना 10 और 37 ये दोनों रिलेटेड ही हैं। अभी हम लोग IAS 10 को पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें IFAC ने इसकी जो डेफिनेशंस दी हैं, पहले तो उसने बताया इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है। तो आपने कहा ये वो इवेंट्स होते हैं जो रिपोर्टिंग डेट से लेके वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इश्यू होती है उस दौरान अकर होते हैं। इनको कहा जाता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। आगे स्टैंडर्ड ने कहा ये 2 तरह के होते हैं, यानी इनकी जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। Those existed at reporting date, ठीक है, दोज एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। यानी स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको एविडेंस देंगे कि यार रिपोर्टिंग डेट पे ये काम हो चुका था, आपके नोटिस में ये बात बाद में आ रही। मसलन 31 दिसंबर 2022 ये आप लोगों की रिपोर्टिंग डेट है। 1 जनवरी 2023 आपको ब्रांच से इंफॉर्मेशन मिली कि 31 दिसंबर को आग लगी थी और 50 लाख का स्टॉक जल गया जो कि अनइंश्योर्ड था। अब ये इंफॉर्मेशन आपको कब मिल रही है? 1 जनवरी को, मतलब रिपोर्टिंग डेट के बाद। लेकिन वो एविडेंस क्या दे रहा है, वो आग कब लगी थी? 31 दिसंबर को। तो ये क्या कहलाएगा? वो इवेंट जो आपको एविडेंस दे रहा है कि रिपोर्टिंग डेट पे काम हो चुका था, ये बात आपके नोटिस में बाद में आ रही है। तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, इन इवेंट्स को कहा जाता है एडजस्टिंग इवेंट्स। जी, एडजस्टिंग इवेंट्स नाम से वैसे क्या लग रहा है? हाँ, जिनकी एडजस्टमेंट डाली जाए, जिनकी एंट्रीज पास कर दी जाए, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाए। ठीक है, यानी एडजस्टिंग इवेंट का इनकी एडजस्टमेंट डालो, मतलब जो इनकी एंट्री बनती है पास कर दो। अब जैसे आपको मैंने कहा 1 जनवरी को पता चला कि जी 31 को आग लग गई थी और वो अनइंश्योर्ड थी, तो अनइंश्योर्ड थी तो फिर लॉस तो आपको बेयर करना है ना। तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्रीज क्रेडिट, तो ये एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि तमाम वो इवेंट्स जो रिपोर्टिंग डेट के बाद में आपके नोटिस में आए बट एविडेंस दें कि रिपोर्टिंग डेट पे ये काम हो चुका था, वो एडजस्टिंग इवेंट होता है। इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया करो जो भी इनकी एंट्री बनती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो स्टैंडर्ड ने दी हैं और फिर आपके पेपर में किस तरह उनको मॉडिफाई करके टेस्ट किया गया, वो दोनों चीजें मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा, पहले तो मैं स्टैंडर्ड ने जो दी है एग्जैक्ट वही डिस्कस करता हूं, फिर उनको थोड़ा सा देखेंगे मॉडिफाई करके कैसे आया है। अच्छा, स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि रिपोर्टिंग डेट के बाद आपकी इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट बिकी। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद आपकी इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट बिक जाए। फर्ज करें आज 31 दिसंबर था, आपने IAS 2 में क्या पढ़ा हुआ? इन्वेंट्री किस कीमत पे मेजर करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट इन NRV। ठीक है, मैंने जब उसकी कॉस्ट निकाली वो थी 10,000। मैंने जब उसकी NRV निकाली वो निकली 12,000। आपने इन्वेंट्री किस पे लिखी होगी?
कॉस्ट पे यानी 10,000 के ऊपर आपको मैं कहता हूं 2 जनवरी को यही चीजें मैंने 9,000 में सोल्ड कर दी, यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद ये चीजें बिलो कॉस्ट बेच दी। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है, ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए, नॉन एडजस्टिंग? हाँ, अब अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में यही पॉइंट होता है कि यार बेच कब रहा है, 2 जनवरी को रिपोर्टिंग डेट के बाद, ये नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है। अब क्वेश्चन में आता है यार उस दिन तो हमने एनआरवी उसकी 12,000 निकाली थी, ये तो बाद में बिका 9,000 का। स्टैंडर्ड कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो एनआरवी की प्रिडिक्शन की थी आप लोगों ने वो गलत की थी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने आपको क्या कहा कि अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट बिके तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग डेट के बाद कॉस्ट से कम पे बिक रहा है ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी एडजस्टमेंट डलेगी। स्टैंडर्ड ने जस्टिफिकेशन यही दी हुई है, कहता है इसका अंदर ये जो आपने कहा है ना 12,000 एनआरवी, ये आपने फिगर ही गलत कैलकुलेट की थी। अच्छा, अब ये तो वो मैंने एग्जांपल दी जो स्टैंडर्ड में दी हुई है। अब आईकैप ने क्या किया, आईकैप ने इसको मॉडिफाई कर करके टेस्ट किया। अब मैं वो बताने जा रहा हूं। अब क्या हुआ, आईकैप ने मतलब फर्स्ट कर मैं ये एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं कि जी कॉस्ट से 10,000, एनआरवी थी 12,000, तो आपने किस पे लिखा, 10,000 पे, कॉस्ट पे। कहता है 2 जनवरी को इन्वेंट्री डैमेज हो गई जिसकी वजह से मैंने 9,000 में बेच डाली। अब ये क्या है हाँ जी, अब ये आप लोगों का नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। उसने कहा 9,000 की बेच डाली, बट क्यों डैमेज हुई? वो डैमेज कब हुई थी, वो 2 जनवरी को। ठीक है, यानी मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दी थी, 2 जनवरी को इन्वेंट्री डैमेज हो गई जिसकी वजह से 9,000 की बेच दी। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉन एडजस्टिंग होगा। अब हालांकि स्टैंडर्ड ने जो एग्जांपल दी थी उसने एडजस्टिंग कहा था, उधर उसने क्या कोई ऐसी रीजन बताई थी कि बिलो कॉस्ट मैंने क्यों बेची? नहीं। तो इसका मतलब फिर आपने एनआरवी गलत कैलकुलेट की थी। लेकिन जब वो रीजन बता दे तो फिर आप देखा करें यार वो रीजन जो बता रहा है वो इवेंट कब हुआ था। अगर तो रिपोर्टिंग डेट से पहले ही हुआ था वो भी, तो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, एडजस्टिंग। लेकिन अगर वो इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है तो नॉन एडजस्टिंग होगा। ठीक है, इसी तरह फिर एक दफा एग्जामिनर ने क्या किया, उसने कहा कि आपके कॉम्पेटिटर ने एक इंप्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया जिसकी वजह से आपको अपनी इन्वेंट्री अब बिलो कॉस्ट बेचना पड़ी है। ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग डेट पे ये सिचुएशन थी, रिपोर्टिंग डेट के बाद आपके कॉम्पेटिटर ने कोई इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से आपको अपना पुराना वर्जन सस्ता करके बेचना पड़ गया। तो ये स्टैंडर्ड कहता है आपके लिए कौन सा हो जाएगा, नॉन एडजस्टिंग। यानी स्टैंडर्ड ने तो नहीं कहा, बहरहाल आईकैप ने जहां पे दिया हुआ है तो उसके साथ मैं आपको बता रहा हूं ये नॉन एडजस्टिंग होगा। उसकी रीजन क्या है, हाँ, कॉम्पेटिटर ने रिपोर्टिंग डेट के बाद लॉन्च की, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की एनआरवी कम हुई। तो क्या आपको रिपोर्टिंग डेट से पहले पता था कॉम्पेटिटर कुछ लॉन्च कर जाएगा? नहीं, तो इसलिए ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर आईकैप ने एक दफा इसको दोबारा पेपर में टेस्ट किया, अब उसने मॉडिफाई कर दिया। वो क्या किया, कहता है हमने ही रिपोर्टिंग डेट के बाद एक नया वर्जन लॉन्च किया और पुराने की प्राइस कम करके बेचना पड़ गया। ये एडजस्टिंग है। अब ये क्यों, सर हमें तो पता था कि हमने लॉन्च करना है। हाँ, क्योंकि अब आप लोग खुद लॉन्च कर रहे हैं ना, इसका रिपोर्टिंग डेट से पहले आपको पता था कि मैंने नियर फ्यूचर प्रोडक्ट लॉन्च करनी, प्राइस कम हो जानी है, तो फिर वो एडजस्टिंग हो जाएगा। एक्चुअली स्टैंडर्ड ने ना वैसे तो आपको काफ़ी हद तक गाइड किया होता है, लेकिन जहाँ स्टैंडर्ड साइलेंट होता है वहाँ हमारी जजमेंट चलती है। अब ये जो आखिरी मैंने 2 एग्जाम्पलें दी है ना, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, लेकिन वहाँ पे अकाउंटेंट की जजमेंट चलती है, हमें देखना पड़ता है कि किस बेस पे। तो इसलिए मेन रूल यही है कि अगर आपको एविडेंस मिल जाए कि रिपोर्टिंग डेट पे ये काम हो चुका था तो वो एडजस्टिंग होगा, वरना नॉन एडजस्टिंग। तो ये तो भी मैं बात कर रहा था खाली इन्वेंट्री की। स्टैंडर्ड ने एग्जाम्पल दी बैड डेट्स। कहते हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद
आपका कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब ये एडजस्टिंग होगा नॉन एडजस्टिंग? अब जाहिर देखा जाए तो रिपोर्टिंग डेट के बाद इंसॉल्वेंट हुआ है ना, नॉन एडजस्टिंग। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग डेट पर भी उससे पैसे मिलने के चांसेस नहीं थे, तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर बैड डेट हो जाए तो भी एडजस्टिंग इवेंट होता है। अच्छा, ये तो थी स्टैंडर्ड की एग्जांपल। आईकैप ने इसको भी मॉडिफाई किया। अब आईकैप ने क्या मॉडिफाई किया? कहते हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद कस्टमर के वेयर हाउस में आग लगी और उसका इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये कौन सा है? ये नॉन एडजस्टिंग है। रीजन? हाँ, इसका मतलब रिपोर्टिंग डेट पे पैसे मिलने के चांसेस थे, वो तो आग लगने की वजह से उसके हालात खराब हुए, और आग लगी रिपोर्टिंग डेट के बाद, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को फिर वो जजमेंट वगैरह भी कई दफा करनी पड़ जाएगी। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड ने मजीद एग्जाम्पलें दी। अच्छा, IAS 16 पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा था, वो क्या होता था? उसकी कॉस्ट रिलायबल, हाँ, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट हो और इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आना हो, तो फिर आप लोग उसको एसेट बुक कर लिया करो। ठीक है, अब हुआ ये कि आप मेरे कोई जानने वाले हैं, मैंने आपसे एक गाड़ी ली, आप लोगों ने मुझे कहा गाड़ी ले जाओ, मैंने कहा पैसे आपने कहा यार कर लेंगे। रिपोर्टिंग डेट से पहले मैं आपसे गाड़ी ले आया, यूज मैंने करना शुरू कर दी। 2 जनवरी को आपने जाके मुझे कहा यार तुम ऐसे करना, गाड़ी के 10 लाख दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। प्राइस, उसकी कॉस्ट कब डिसाइड हुई? 2 जनवरी, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कभी कोई सेल या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हो रिपोर्टिंग डेट से पहले और उसकी प्राइस डिसाइड हो रिपोर्टिंग डेट के बाद, तो भी वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? वो कहता है इसका सेल परचेज आप रिपोर्टिंग डेट से पहले कर चुके थे, ये तो सिर्फ प्राइस बाद में डिसाइड हो रही है, तो इसलिए ये आपका एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, तो अब बेशक आपने मुझे 2 जनवरी को कहा तुम 10 लाख दे देना, तो मैं क्या करूंगा? उसकी एंट्री डालूंगा कि मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि रिपोर्टिंग डेट से पहले अगर कोई एसेट की सेल या परचेज आप कर लेते हो जिसकी प्राइस रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड होगी, तो भी ये आपका एडजस्टिंग इवेंट होगा। सर अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हो तभी एडजस्टिंग होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट भी होगा, यानी फॉरेन करेंसी में वो, तो एक्चुअली वो ये है कि प्राइस जब डिसाइड होगी ना, तो वो आप लोगों को वो होगा एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन जो रेट लगेगा वो उसका मसला आता है। तो वो आगे जाके ना हमने IAS पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन का 21, उसके अंदर फिर आप देखेंगे कि किस चीज़ के ऊपर कौन सा रेट लगता है और उसको अपडेट करते हैं कि नहीं करते, वो फिर हम उसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि ये उसने होता है। इसी तरह उसने आपको कहा, कहता है रिपोर्टिंग डेट के बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार एसेट की इंपेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए था और मैंने नहीं किया हुआ। कहते हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद जब टेस्ट किया वाकई लॉस निकल आया। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मुझे नॉन करंट एसेट की इंपेयरमेंट लॉस की टेस्टिंग करनी चाहिए थी, और कहता हमने रिपोर्टिंग डेट के बाद जब टेस्टिंग की वाकई लॉस निकल आया, तो फिर एडजस्टिंग होना चाहिए नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। स्टैंडर्ड कहता है ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। इसका मतलब उसी वक्त ये लॉस हो चुका था, आप लोगों ने उसको कैलकुलेशन नहीं की हुई थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी एडजस्टमेंट डालो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ 4-5 एग्जाम्पलें बता दी अबाउट एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ना आपको इवेंट दे देगा, आपको कहेगा यार इसकी ट्रीटमेंट बताओ क्या कर रही। अच्छा, 3 स्टैंडर्ड्स, इनके ना आंसर आपने जरूर पढ़ने हैं। अक्सर आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई होते हो जी मैं तो बिल्कुल ठीक करके आया था, लेकिन नंबर आप लूज करा लेते हो, नंबर कट जाते हैं जस्टिफिकेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से। तो IAS 10, IAS 37, IAS 38, इन तीनों के आंसर आपने जरूर पढ़ा करने। आप लोग देखेंगे जो आपके ज़हन में आंसर होगा ना, जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा यार ये तो मैंने आधा आंसर सोचा हुआ था, आधा तो लिखा ही नहीं।
जैसे अभी कई जगह आप लोग मुझे कह रहे थे ना ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। अब अगर पेपर में अगर आप इतना लिखाओगे ना नॉन एडजस्टिंग होगा, उसने नंबर पूरे नहीं देने। उसकी रीजन ये है, अभी मैं जब नॉन एडजस्टिंग कराऊंगा तो आगे उसकी 2 ट्रीटमेंट बनती हैं, तो वो आप लोग जब नहीं लिख के आओगे तो नंबर काटेगा वो। अच्छा, अभी तो कुछ अटेम्प्ट से ना आईकैप क्लियर डेटा दे रहा है, वरना पहले कभी आईकैप ना डेटा पूरा नहीं देता था। अब जब डेटा पूरा नहीं दिया तो अजम्पशन चलेगा, अजम्पशन चलेगा तो फिर ट्रीटमेंट भी बदल जाएगी। तो मैं एग्जामिनर के कमेंट से बता रहा हूं। एक आधी अटेम्प्ट का क्वेश्चन था तो उसमें एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का, तो उसने बताया हुआ था पॉइंट के बारे में कि जी जिस स्टूडेंट ने इसको एडजस्टिंग का मैंने उसका भी नंबर पूरे दे दिए, जिसने नॉन एडजस्टिंग का मैंने उसको भी पूरे नंबर दे दिए। मैंने जस्टिफिकेशन पढ़ी कि किस बेस पे वो डिसाइड कर रहा है। देखिए, जब मैं आपको डेटा पूरा नहीं दूंगा तो आप कोई ना कोई तो अजम्पशन लोगे ना, उस अजम्पशन के मुताबिक अगर आंसर ठीक है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं पेपर में इतने लिखा हूं एडजस्टिंग इवेंट और आगे कुछ लिखूं ही ना, तो फिर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से IAS 10, IAS 37, IAS 38 इनके आपने ना ऑथर के आंसर जरूर पढ़ने, ताकि आपको रियलाइज हो कि किस तरह उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। Those arose after reporting date, कि वो इवेंट्स जो कि रिपोर्टिंग डेट के बाद हुए हैं, यानी एविडेंस देखो हुआ ही बाद में था। जैसे 1 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक की जो सेल होंगी, तो क्या आपको 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर देनी चाहिए थी? नहीं, अब वो तो जिस पीरियड की उसी में रिकॉर्ड होंगी ना। आपको मैं कहता हूं यार मैंने जनवरी की सैलरी पे की अपने एम्प्लॉइज की, क्या वो एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए? यानी जनवरी 2023 की सैलरी नहीं। उसकी रीजन क्या है कि वो इस पीरियड से बिलोंग ही नहीं करता। तो कहता है तमाम वो इवेंट्स जो आपको एविडेंस दें कि यार ये तो हुए रिपोर्टिंग डेट के बाद है, तो कहता है वो आपके कहलाते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए, रिपोर्टिंग डेट के बाद जितनी भी सेल हुई, जितनी भी परचेज हुई, जितने भी एक्सपेंसेस पे किए, जितनी भी इनकम रिसीव की, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाएंगी? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। और नाम से क्या लग रहा है इसका कि इनके एडजस्टमेंट नहीं डालनी। अब मसला एडजस्टमेंट नहीं डालनी तो फिर क्या करना है? तो अब फर्ज करें, अभी मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दी थी कि 2 जनवरी को आपकी ब्रांच से लेटर आया कि 31 दिसंबर को आग लगी थी और 40 लाख का स्टॉक जल गया जो कि अनइंश्योर्ड था। तो ये आपने कहा था कौन सा इवेंट होगा? एडजस्टिंग। तो उसकी तो डलेगी एंट्री। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं 2 जनवरी को ब्रांच से लेटर आया और उसमें लिखा है 2 जनवरी की सुबह आग लगी और स्टॉक जल गया 40 लाख का जो कि अनइंश्योर्ड था, अब ये इवेंट कौन सा है? अब नॉन एडजस्टिंग हो गया, क्योंकि एविडेंस दे रहे हैं ना, ये काम हुए रिपोर्टिंग डेट के बाद। अच्छा, अब अगर नॉन एडजस्टिंग और मैं इसको कुछ भी ना करूं, तो फर्ज करें आप लोग एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो, आप लोगों के पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे। फर्ज करें 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल के लिए। हुआ ये कि एक ए लिमिटेड कंपनी है
और एक मेरी कंपनी है दैट इज बी लिमिटेड। बाकी फैक्ट्स एंड फिगर सारे सेम है। इसका प्रॉफिट था 50 लाख, मेरा था 60 लाख। ठीक है, दो कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ए लिमिटेड और एक मेरी कंपनी दैट इज बी लिमिटेड। सारे फैक्ट्स एंड फिगर सेम है, सिर्फ प्रॉफिट में फर्क है, इसका 50 लाख इसका 60 लाख। आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किस में करेंगे? बी लिमिटेड में आप कर देंगे कि यार इसका 60 लाख का प्रॉफिट है। अब हुआ ये कि ये जो मैंने प्रॉफिट शो किया ना, ये था 31 दिसंबर 2022 का। 2 जनवरी 2023 आग लगी, 40 लाख का मेरा स्टॉक जल गया जो कि अनइंश्योर्ड था। अब अगर 2 जनवरी को आग लगी तो एडजस्टिंग था नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। मैंने उसकी एंट्री नहीं डाली, मैंने कहा कि यार ये एडजस्टमेंट इसकी बनती नहीं है। सो मैंने एंट्री नहीं डाली, तो मैंने अपना प्रॉफिट शो किया हुआ है 60 लाख। आप लोगों ने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर डाली। अब वो जो 40 लाख का मेरा लॉस था वो मैं कब बुक करूंगा? नेक्स्ट ईयर। जैसे ही नेक्स्ट ईयर मैंने लॉस बुक किया, फर्ज करते हैं बाकी तमाम फैक्ट एंड फिगर सेम थी, उसका रिजल्ट क्या निकला होगा? मेरा ये प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 20 लाख हो गया होगा। इसका मतलब आप लोगों के डिसीजन गलत हो गए। क्या मैंने आप लोगों को मिसलीड किया था? कोई आपको गलत स्टेटमेंट बताई थी? नहीं, मैंने तो फैक्ट सारे सही बताए हुए थे, और वो क्योंकि आग लगी थी रिपोर्टिंग डेट के बाद, मैंने इसलिए बताया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको नहीं काउंट फॉर करता तो इन्वेस्टर के डिसीजन अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि यार ये जो इवेंट्स है ना, ये होते तो नॉन एडजस्टिंग है, एडजस्टमेंट ना डालना, एंट्री ना पास करना, लेकिन चेक कर लिया करना कि क्या ये मटीरियल इवेंट है या इमटीरियल अमाउंट है। ठीक है, कहते हैं ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, इनकी एडजस्टमेंट तो नहीं डालनी, लेकिन बस ये चेक कर लिया करो इज इट मटीरियल और इमटीरियल। मटीरियल क्या मतलब होगा? हाँ, एक ऐसी फिगर जिसको अगर डिस्क्लोज ना करो तो इन्वेस्टर के डिसीजन अफेक्ट हो जाएंगे। और इमटीरियल का क्या मतलब होता है? जिससे उसके डिसीजन पे फर्क कोई नहीं पड़ना। तो अब देखिए 60 लाख प्रॉफिट शो किया, 40 लाख 60 लाख का 2/3 बन रहा है। मटीरियल अमाउंट है, मटीरियल है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिस्क्लोज नहीं ना करूंगा इन्वेस्टर के डिसीजन अफेक्ट हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर मटीरियल है देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, अगर मटीरियल अमाउंट है तो डिस्क्लोज करना, मतलब नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देना। अब मैं फर्ज करूं तो लिख दूं आग लग गई, समझ आ जाएगा क्या हुआ? नहीं। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा डिस्क्लोजर में क्या देना? कहते हैं इसका नेचर ऑफ इवेंट बताना, एंड पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट बताना। पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट। ठीक है, मसलन अब ये जो 40 लाख का आपकी इन्वेंट्री जली, स्टॉक जला, तो मैं क्या करूंगा, मैं नोट्स के अंदर लिख दूंगा कि जी 2 जनवरी को हमारी ब्रांच की इन्वेंट्री जल गई 40 लाख की, जो कि अनइंश्योर्ड थी, जिसकी वजह से कमिंग ईयर का प्रॉफिट 40 लाख से रिड्यूस हो जाएगा, ताकि जब रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको पढ़े तो उसको आइडिया हो जाए कि अच्छा अगले साल इसका प्रॉफिट 60 लाख नहीं निकलना, 20 लाख निकलना है। तो फिर वो ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर जाए अपनी, तो उसके डिसीजन ना खराब हो। लेकिन अगर अमाउंट इमटीरियल हो तो क्या उसके डिसीजंस पे कोई फर्क पड़ना? नहीं। देन नो ट्रीटमेंट।
ठीक है, फिर इसकी नो ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अच्छा, अभी स्टैंडर्ड से हटके मैं एक दो चीजें डिस्कस करने लगा हूं, यानी आपका कुछ अर्ली नॉलेज जो है वो रिकॉल करने लगे हम लोग। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है ये? हाँ, कि जिस कीमत पे एसेट खरीदा था या लाइवली अकर हुई थी उसी कीमत के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अच्छा, एक चीज आपने और पढ़ी हुई है, दैट इज गोइंग कंसर्न। ये क्या होता है? बिजनेस ये फ्यूचर में काम कर रहा है। हाँ, यानी गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस फोर्सिनेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा, ना बंद करने की कोई आपकी इंटेंशन है, ना कोई ऐसे हालात हैं कि वो बंद हो जाएगा। और वो फोर्सिनेबल फ्यूचर हम कितना अर्सा लेते हैं? एटलीस्ट 1 रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, यानी कम से कम नेक्स्ट फाइनेंशियल बनने तक बिजनेस बंद होने के ऐसे चांसेस भी नहीं है और आपकी इंटेंशन भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न है। अच्छा, अब ये तो मैंने अभी थोड़ा सा रिकॉल कराया, जो ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ी बहुत चीजें ये पढ़ी होती हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, आगे इंशाल्लाह अब आप लोगों के आखिरी पेपर्स हैं, उसके बाद आप लोग आर्टिकल के लिए जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे जो आपका मैनेजर वगैरह होगा वो आपको कहेगा यार जरा गोइंग कंसर्न चेक करो कंपनी की। तो अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फुलफिल हो जाए, अगर तो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फुलफिल हो जाता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल बनने तक बिजनेस ना बंद होने के चांसेस, ना आपकी कोई इंटेंशन है। तो अगर आप लोगों का बिजनेस बंद करने की ना इंटेंशन है ना चांसेस हैं, तो क्या आपने अपना बिजनेस बंद कर देना है? क्या आप लोगों ने अपने एसेट्स बेच देने हैं? तो अगर नहीं बेचने, तो मैं उनकी अगर सही कीमत ना भी बताऊं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। देखें, आप लोगों ने देखा हुआ है कि हम लोग अपने नॉन करंट एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना, हर साल डेप्रिशिएट करके कीमत कम कर करके लिख रहे होते हैं। क्या रियलिटी में भी उनकी कीमत कम ही हो रही होती है? नहीं, कई दफा उनकी कीमत बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी जो एक्चुअल कीमत है और जो किताबों में कीमत है उनमें फर्क आ जाता है। आप लोग ये जो डेप्रिशिएट करके कीमत लिख रहे होते हैं, ये उसकी होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब फर्ज करें मैंने 50 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी आज से 10 साल पहले, डेप्रिशिएट कर करके मैंने 30 लाख कर दी। माइट भी इस वक्त उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए हो चुकी हो, लेकिन मैंने 30 लाख लिखी हो। तो मसला ये, जब मैंने बिजनेस बंद नहीं करना, बिल्डिंग नहीं बेचनी, तो फिर अगर मैं 30 लाख पे भी लिखा रहने तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये जम्पशन फुलफिल हो रहा है, देन अकाउंट्स are to be prepared using historical cost। ठीक है, कि अगर गोइंग कंसर्न का assumption फुलफिल हो रहा हो तो अकाउंट आप किस बेस पे बना देंगे? हिस्टोरिकल पे, क्योंकि
मैंने बिल्डिंग बेची तो है नहीं, फिर मैं 3 करोड़ बताऊं या 30 लाख की लिखा रहने दो, फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न का जम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा, इसका मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल बनने से पहले पहले बिजनेस बंद हो जाना है, इसकी चीजें बिक जानी है, तो फिर लोगों को क्या यही कहूं कि इसकी बिल्डिंग 30 लाख की है? नहीं, फिर आपको सही कीमत बता देनी चाहिए, 3 करोड़ की बिल्डिंग है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में accounts are prepared using other bases। अब अदर बेसिस नॉर्मली हम लोग फेयर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है उनकी। अब वापस आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड पे। ये तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए हैं क्योंकि उस स्टैंडर्ड के साथ इसको लिंक मैंने कराना था। 31 दिसंबर 22 रिपोर्टिंग डेट पे जब हमने अपनी कंपनी का गोइंग कंसर्न असेस किया तो गोइंग कंसर्न थी। अकाउंट किस पे बना दिए? हिस्टोरिकल की बेस पे। 1 फरवरी को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद रियलाइज हो गया यार अभी गोइंग कंसर्न नहीं रही। ठीक है, 31 दिसंबर को मैंने अकाउंट हिस्टोरिकल की बेस पे बनाए क्योंकि गोइंग कंसर्न का असम्पशन फुलफिल हो रहा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने से पहले यानी 1 फरवरी को एक ऐसा इवेंट अकर हुआ जिसके बाद कंफर्म हो गया बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा। अगर मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करूं, ये एडजस्टिंग बनता है नॉन एडजस्टिंग? यानी अगर इनको फॉलो करूं, हाँ मतलब देखिए ना, आपको मैंने कहा कि 31 दिसंबर को मैंने जब गोइंग कंसर्न सेस की तो कंपनी गोइंग कंसर्न ही थी और मैंने अकाउंट हिस्टोरिकल पे बना दिए। 1 फरवरी को जाके एक ऐसा इवेंट हुआ जिसका गोइंग कंसर्न का assumption एप्रोप्रिएट नहीं रहा, तो आपको मैंने कहा कि इन प्रिंसिपल्स को अगर मैं फॉलो करूं तो वो एडजस्टिंग बनता है कि नॉन एडजस्टिंग बनता है? वो नॉन एडजस्टिंग बन जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो गोइंग कंसर्न का assumption किस वजह से फुलफिल नहीं हो रहा? उस इवेंट की वजह से जो 1 फरवरी को हुआ। तो अगर मैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करूं फिर ये बनता है नॉन एडजस्टिंग। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा ये एक एक्सेप्शन है, अगर गोइंग कंसर्न का मसला बना तो बेशक रिपोर्टिंग डेट के बाद ही क्यों ना बने, वो हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, 31 को गोइंग कंसर्न था, 1 फरवरी को गोइंग कंसर्न नहीं रहा, तो स्टैंडर्ड कहता है ये फिर भी आपका एडजस्टिंग इवेंट ही होगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने 30 लाख वाली प्रॉपर्टी को 3 करोड़ पे ना लिखा तो अगली फाइनेंशियल बनने से पहले तो कंपनी ने बंद हो जाना है, तो फिर लोगों को इंफॉर्मेशन सही नहीं जा रही होगी, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो होगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने ये आपको एक एक्सेप्शन बताई कि अगर कभी गोइंग कंसर्न का मैटर क्रिएट हो जाता है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट तो भी वो एडजस्टिंग इवेंट ही होता है। अच्छा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग 1 में चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा था। ये जो फाइनल डिविडेंड होता था ये किस ईयर का रिकॉर्ड करते थे? लास्ट ईयर का। करंट का क्यों नहीं करते? साल के बाद प्रपोज करके उसको प्रेजेंट करते थे। हाँ, उसकी वजह ये थी कि जैसे इन्होंने कहा कि जी पहले डायरेक्टर वगैरह प्रपोज करेंगे, उसकी अप्रूवल मेंबर्स वगैरह करते हैं एजीएम वगैरह के अंदर जाके। तो एक्चुअली ये हम काम क्यों कर रहे थे, वो IAS 10 ने कहा हुआ है। IAS 10 कहता है कि रिपोर्टिंग डेट पे वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं थी। पॉसिबल थी ना, अगर उन्होंने प्रूव कर दिया तो देनी पड़ जाएंगे डिविडेंड, ना किया तो नहीं देना पड़ेगा। तो इस वजह से वो एक्चुअली IAS 10 ने मना किया हुआ है कि जो डिविडेंड फाइनल होता है चूंकि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए आप लोग उसको रिकॉग्नाइज ना किया करो। तो यही वजह थी कि इंटरिम वाला तो आप डिविडेंड या बोनस शेयर लिख देते थे, बट फाइनल वाला नहीं लेते थे इस साल का, वो आप प्रीवियस ईयर का लेते थे। ठीक है, तो ये सारा IAS 10 था।
अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे ना तो 2.5 से 3 पेज का ये स्टैंडर्ड है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये IAS 10 हमारा आज कंप्लीट ही हो गया ये, लेकिन कल इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं इसको रिकॉल करके इसकी जो प्रैक्टिस है, इसके 1-2 जो क्वेश्चन है पेपर के वो कराऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसका क्वेश्चन पेपर में आता किस तरह है। उसके बाद हम लोग IAS 37 शुरू करेंगे। जैसे 37 खत्म होगा फिर जो पास पेपर के 15-20 क्वेश्चन हैं वो हम शुरू करेंगे, वो फिर IAS 10 और 37 इनके कंबाइन क्वेश्चंस होंगे। IAS 37 एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं गुजरी जिसमें उसका क्वेश्चन ना आया हो। अगर 18-20 नंबर का ना भी आए, 3-4 नंबर का वो पॉइंट जरूर डाल जाता होता है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह उसको भी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन कल अभी हम IAS 10 को ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू जी।